अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ एक खूबसूरत से दिन के साथ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही बड़ा इनाम रखा, और पूरे महीने के रोज़े आप सबको मुबारक हो, नमाज़ें मुबारक हो, जिन जिन लोगों ने उम्रा किया उन सबको उनके उम्र मुबारक हो। और आज का जो खूबसूरत दिन है जो साल में सिर्फ़ एक दफ़ा मुसलमानों को मिलता है, और इसे बहुत ही खुशियों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चियाँ जब छोटी छोटी बच्चियाँ चूड़ियाँ पहन के नए नए ड्रेसेस पहन के जब गली में जाती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं। आई विश कि हमारा भी दोबारा से वो बचपन आ जाए, हम भी दोबारा से वैसे ही चूड़ियाँ पहनने लग जाएं और घूमने फिरने लग जाएं। एनीवे मुझे मेहंदी और चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बिना इन चीज़ों के ईद मनाती हूँ। मुझे सिर्फ अच्छा कपड़ा चाहिए, नया ड्रेस चाहिए, और मैंने पहना है आज जानजेब कमर का ड्रेस। मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा जानजेब, और उसने मुझे ये कुर्ती बहुत स्पेशली डिज़ाइन करके दिया है। और आज जो इस एपिसोड है और वो एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर डायरेक्टर, राइटर और एक एक्टर मौजूद है, जिनकी आई थिंक आज जिनसे मैं बात करूंगी और मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। हमारे साथ मौजूद है कमाल अहमद रिजवी साहब। चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। और एक लंबे अरसे के बाद टीवी में दोबारा आए आप हमारे शो में हॉट कॉफी विद कुनैन में। थैंक यू सो मच सर कि हमें ये चांस दिया हम आपका इंटरव्यू ले सकें। और आपका जो सबसे फेमस ड्रामा था अलिफ नून, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में सबको पता है, सबको पता है। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, और अपने प्रोग्राम के बारे में मुझे कहना भी नहीं चाहिए। जो भी था वो लोगों के दिलों में है, अभी तक आज भी है। आज भी है। लोग मुझे बाजारों में, सड़कों पे इस हैसियत से पहचानते हैं, और जिन्होंने बहुत पहले देखा था या जो अभी कभी कभी चलता है पीटीवी से और वो देखते हैं तो बहुत महसूस होते हैं। हाँ, अब तो ये नेट वगैरह पर भी आ गया है, तो मुझे अक्सर बाहर के मुल्कों से भी टेलीफोन आते हैं, और वो इतने महसूस होते हैं कि वो अपने बच्चों से भी मेरी बात कराते हैं टेलीफोन पे, और बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे खुशी होती है कि मैंने कोई अच्छा काम किया था, लोगों को याद रह गया, लोगों को कोई खुशी पहुंचाई थी, तो आज मुझे इस बुढ़ापे में उसका अजर मिल रहा है। और सर सबसे ज्यादा मजा किस काम में आपको आता था? सबसे ज्यादा मुझे तो मैंने 3 काम एक वक्त करता था मैं। एक तो मैं लिखता था बुनियादी चीज़, मेरा स्क्रिप्ट ही होता था। अलिफ नून मैंने जितने भी किए वो ज़िंदगी में जितने भी किए, और उसका बहुत बड़ा फैलाव है, समझिए कि 50-60 साल मैंने किया। तो उसमें मैंने देखा ये कि मैं लिखता भी खुद था और मैं करता भी खुद था, डायरेक्ट भी करता था और मैं उसमें एक्ट भी करता था। और जब मैंने थिएटर शुरू किया तो उस ज़माने में तो एक्टर ही नहीं होते थे। हमें एक्ट्रेसें तो बिल्कुल नापैद थी, वो कोई तैयारी नहीं होता था काम करने के लिए। तो उस ज़माने में फिर मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, रिहर्स कर करके उनको वो ट्रेन हो गए। इसी तरह अलिफ नून में भी जब मैंने टीवी पर शुरू किया तो बहुत कम, मतलब एक बने बनाए, अब तो क्राउड आपको नजर आ जाता है, मिल जाते लोग हैं। आप फिर अब तो अकेडमीज वगैरह भी खुल गई हैं कराची में, और वहाँ से एक्टर्स ट्रेंड आते। उस ज़माने में एक्टर होता ही नहीं था। उस ज़माने में ये बेचारे कवि खान और ये वो अली एजाज, ये सब जो थे नए थे बिल्कुल। ये नन्हा जो था ये उस ज़माने में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता था। और बल्कि ये मेरे पास जब पहली बार आया तो एक खातून थी हमारी, वो एक सेट डिज़ाइनर थे और उनकी बीवी थी वो पीटीवी की। तो उन्होंने वहाँ के मुझसे मिला और कहला जी ये एक लेटर है आपके लिए, तो ये बाजी फलां ने दिया है। तो ये नन्हा था, मोहम्मद रफ़ी खबर नाम था उसका, उस वक्त मोहम्मद रफ़ी खबर नाम था। और नन्हा नाम किसने रखा फिर? ये बाद में हमने रखा। तो उसमें लिखा हुआ था कमाल साहब ये टेलीविज़न पर आने के लिए बहुत बेताब है, इनको अगर आप कोई मौका दे दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने कहा भाई इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर रहा, और वह कर भी नहीं रहा था। बहुत ज़माने में एक प्रोग्राम करता था, उसका नाम था सरे राह। तो जो ऐसे लोग थे जो जैसे मौला बख्श पान वाला होता था उसको मैं इंटरव्यू करता था स्टूडियो में बुला के।
बिल्कुल नया था वो, यानी वो लाइव होता था, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती, 4 सेट लगे हुए होते थे इतने बड़े स्टूडियो में जितना बड़ा ये है। और उधर म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू हो रहा था, उधर ड्रामा हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है। और सर उस वक्त कितनी टाइमिंग से चलते थे आप लोग? हाँ बिल्कुल। तो क्या कह रहा था मैं? ये आपने कहा जो दूध आप पान वाले को बुला के उसका पान वाले इंटरव्यू को लेते थे। बुलाता था, कॉफी हाउस के बैरों को बुलाता था और पेंटर आर्टिस्ट वगैरह भी उसमें आते थे। तो बड़ा तो उस जमाने में मैंने कहा कि भाई अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं करूँगा तो फिर मैं आपको, तो फिर तय पाया कि भाई हमको कुछ करना चाहिए, ड्रामा करना चाहिए। कहने मैंने कहा कि भाई मैं ये इसलिए तो नहीं आया था कि मैं ये इंटरव्यूज वगैरह करूँ, तो उन्होंने कहा कि आप करें, ड्रामा करें। तो ये आगा नासिर साहब कराची से आए थे, वो नए नए टीम में उसमें शामिल हुए, 3-4 आदमी थे। असलम अजहर थे, मोहम्मद निसार हुसैन थे, एक फजल कमाल थे, और फिर ये आगा नासिर आए चौथे। तो इनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई, क्योंकि ये भी रेडियो में प्रोड्यूसर थे और मैं भी रेडियो के लिए ड्रामे लिखा करता था। तो हमारी मतलब है आपस में ज़रा अच्छी दुआ सलाम हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार तुम कुछ करो, ड्रामा लिखो। तो मंटो साहब की एक सीरीज चलती थी रेडियो पर, आओ 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 ये करें, आओ वो करें, बहुत सारी लिखी उन्होंने, 15, 20, 25। तो मैंने उसके उस पर कहा आओ नौकरी करें। तो इसको मैंने अपना बॉस बनाया और मैं खुद उसका वो था सेक्रेटरी। उससे मैंने शुरू किया ये टेलीविज़न पर। लेकिन ये वो पहले दिन तो मतलब जब वो चूँकि लाइव था वहाँ, तो पहले तो ये बेचारा बड़ी मेहनत वक्त करता था। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी तो जब मतलब मुझे पता था कि अब जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हमने इस फ्लोर पर जाना है, फ्लोर के अंदर दाखिल होना। तो वो विंग में ही उसकी हालत ख़राब, और वो कहने लगा कि मुझसे नहीं होगा, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? वो कैमरा वगैरह देखा वगैरह। तो मैंने कहा कि देखो दिस इज द डिसाइसिव मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इफ यू डिसाइड टू एंटर देन यू माइट बिकम समथिंग। अगर नहीं कुछ बनना है तो तुम इधर ही रहो। ट्रू। तो तुम घबरा किस बात पे रहो? कहना जी मैं वहाँ तो जाके गिर पड़ूंगा, मैं इतना नर्वस हूँ। मैंने कहा मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, नर्वस होने की कोई बात नहीं। और मैं आई वॉज नॉट नर्वस एट ऑल। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा उसकी फिक्र न करो, गिर जाओ बेशक, मैं तुम अंदर जाके गिरो, इधर न गिरो। तो अंदर आया वो, जब उसकी एंट्री थी तो मेरे बाद थी उसकी एंट्री, क्योंकि मैं गाना गा रहा होता हूँ और ये पीछे से आके एक लेटर होता है, उसको वो एक लव लेटर होता है, कहता है ये क्या है, तो उसको तो मैं कहता हूँ ये मतलब एक कॉमेडी थी वो। तो बहरहाल फिर ही सस्टेन्ड, वो पूरा प्रोग्राम हो गया, इन्हें बिल्कुल ठीक किया उसने। उसके बाद जब ख़त्म हो गया, मैंने कहा कि जब तुम इन्वॉल्व हो देखो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और तो तुमको अपनी लाइनें बोलनी है और मैंने आगे से बोलना है, फिर उसके बाद तुम्हें याद आएगा तुम बोलोगे। खैर जी इस तरीके से वो प्रोग्राम हो गया। जब बाहर निकला ये तो लगा अल्लाह की पनाह, मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने ही किया। तो इसी तरह स्टार्ट हो गया था नन्ना का करियर। ये होता है। देन ग्रेजुअली आई ट्रेन्ड हिम, मतलब है कि नॉविस था बेचारा, तो होते होते देन ही बिकेम सो फेमिलियर कि उसको देख के लोग हंसना शुरू कर देते थे। ट्रू। काफी नाम बन गया था नन्ना का। मेरी मामा भी काफ़ी मुझे बताती रहती थी पुराने जितने भी हमारे एक्टर थे या जो बहुत ही बेस्ट रहे लेजेंड, उन सब के बारे में। तो सबसे जो अच्छा वाक़या आप लोगों के जो करियर का रहा या नून मीम के जो रिकॉर्डिंग में जो रहा, सबसे अच्छा वाक़या अलिफ नून मीम के, वो याद है आपको सर? अलिफ नून था सिर्फ? जी जी बिल्कुल। तो सर उसमें सबसे जो मजे का कोई एपिसोड याद है आपको? मम्मी की तरफ से मुझे कुछ ऐसे ही लगा था अलिफ नून मीम। सबसे अच्छा कोई वाक़या याद है अलिफ नून का? बस यही वाक़या याद है कि
میں ہر وقت لڑتا رہتا تھا کیمرہ مین سے, لائٹنگ والے سے, اس طرح سے, اور میں کہتا تھا کہ تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا پروگرام کا, یہ اور وہ. پھر جب پروگرام ہو جاتا تھا اور جب ہو جاتا تھا آن ایئر کا, وہ تو لائیو ہی ہوتا تھا, پھر جب آن ایئر جانے لگا تو جناب وہ دھوم مچی اور یہ اتنا پاپولر ہوا کہ پھر جب دوبارہ آتا تھا اسٹوڈیو میں تو کہتے تھے آپ تو اتنے چیخ رہے تھے اور یہ کر رہے تھے, وہ پروگرام ہٹ گیا کہ نہیں. میں نے کہا کہ بس یہ کوئی اللہ نے عزت رکھ لی ہے, یہ آپ کی وجہ سے نہیں کیا ہے. کہنے ہاں آپ اب تو کبھی داد دوسرے کو دیں گے نہیں. میں نے کہا میں اپنے آپ کو نہیں دے رہا ہوں تو آپ کو کیسے دوں. تو وی آر ویری پروفیشنل. کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کا احتمال نہ ہو, یہ کوشش کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو. اچھا, اس وقت جو چینلز کے جتنے بھی آنرز ہوتے تھے, یا جی ایم ہوتا تھا, یا سی ای او ہوتا تھا, یا جو ایکٹر ہوتے آنر تو تھے, کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, وہ تو سرکاری تھا. اچھا, پی ٹی وی, ہاں پی ٹی وی کا, جی ہاں. تو اس میں وقت ایم بھی ڈی ہوتا تھا, ایک ایم ڈی ہوتا تھا, ایک چیئرمین ہوتا تھا. چیئرمین ہے وہ سیکریٹری ہوتا تھا اس کا انفارمیشن کا, وہ الطاف گور صاحب تھے ایک, آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور کتنے وسائل تھے اس وقت, کتنا بجٹ دیتے تھے؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں, البتہ ہماری فیس جو ہے وہ, میری فیس ہوتی تھی سارا ملا کر کے کوئی 250 روپے, لکھنے ایکٹنگ کرنے کا, رائٹنگ شاید 500 روپے ہوتی تھی, 150 ایکٹنگ کا, 150 کچھ لکھنے کا, اور ادھر 500 روپیز. 500 روپیز. اور لندے کو 150 روپے, صرف 150 روپے. 500 روپے میں پوری پڑ جاتی تھی. اور میں 3 کام کرتا تھا نا, اور وہ صرف ایکٹنگ کرتا تھا, تو اس کو 150 روپے ملتے تھے. اور آج کل کے رائٹر سے 5 لاکھ بھی میرے خیال سے لینے میں نے 1 لاکھ روپے خود لیا ڈرامے کا. اس وقت کی بات کر رہے ہیں, 70 کی آئے تھے لکھانے کے لیے بیچارے, تو میں نے ان کو ایک ڈرامہ, مگر وہ لمبا تھا, تو انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے تھے. تو اب بھی تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت پیسوں کی اتنی نہیں ہوتی تھی. اب جس کو دیکھو وہ پیسے کی بات کرتا ہے, کیا ایکٹر, کیا رائٹر, کیا پروڈیوسر, وہ صرف پیسہ دیکھتا ہے, کتنا پیسہ ہے اس میں. ہم لوگ نہیں ایسا سوچتے تھے. ہم کہتے تھے پروگرام بہت اچھا ہونا چاہیے, بہت اچھا لکھا ہونا چاہیے, بہت اچھا ایکٹ کیا ہونا چاہیے, بہت اچھا پروڈیوسڈ ہونا چاہیے. ہماری فکر یہ ہوتی تھی, اور یہ فکر ہوتی تھی کہ فلاپ نہ ہو جائے کسی طرح سے, کوئی برا نہ, کبھی اس میں کوئی غلیظ بات نہ آئے, کبھی چچوری بات نہ آئے, کوئی ہلکی بات نہ آئے. سب چیز تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے. بچہ بھی دیکھے, بوڑھا بھی دیکھے, جوان بھی دیکھے, مریض بھی دیکھے, صحت مند بھی دیکھے, سب انجوائے کرے اکٹھے, غریب بھی دیکھے, مزدور بھی دیکھے. تو یہی بات تھی اس کی, اس کو غریب بھی دیکھتا تھا, مزدور بھی دیکھتا تھا. یہاں بھی آپ کے اسٹاف میں سے ایک آدمی مجھے وہاں ملا آفس میں, تو وہ بتا رہا تھا کہ میں تو خیر بعد میں کہہ رہا تھا کہ میں بعد میں پیدا ہوا, لیکن یہ ڈرامہ جو دیکھا میں نے, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں اچھا چل رہا, اس کے بعد مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگا. کون سا ڈرامہ تھا سر؟ یہی الف نون. الف نون کے بعد. اور جو پڑوس میں یا فیملی میں جب آپ ٹی وی پہ اس وقت آتے تھے لائیو, تو کیسا ان کا فیڈ بیک آپ کو ملتا تھا واپس آ کے, کیا فیلنگس تھی سب کی؟ بہت لوگ پسند کرتے تھے. اور ہم نے یہ سنا ہے کہ روڈیں سنسان ہو جاتی تھی الف نون جب آن ایئر آتا تھا. کراچی میں ہوتے تھے, کراچی تو ایک پاگلوں والا شہر ہے نا, تو یہاں پہ, یہاں مجھے تو لوگ بتاتے ہیں لاہور میں ایک صاحب مجھے ملے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فلیگ بہت ہائی جا رہا ہے کراچی میں. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے جس وقت یہ پروگرام چلتا ہے دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور سڑک سنسان ہو جاتے ہیں, اور اس کا غلط وقت رکھا تھا انہوں نے, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو سرکاری طور پر ڈرتے تھے لوگ کہ یہ کانشیس کر رہا ہے سوسائٹی کو, تو ایسا نہ ہو کہ یعنی ہمیں کوئی غلط اس کا ہو جائے کچھ. تو اس کو کہتے تھے اس کو ایسے وقت میں چلا دو